हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कस्टम्स एक्ट की, और सेक्शन नंबर 65 से हमारा वेयर हाउसिंग प्रोविज़न जो है वो पेंडिंग था। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। लास्ट सेशन में हमने लास्ट सेक्शन 64 पे स्टॉप किया था, और आगे मैंने आपको बोला था कि सेक्शंस एक फ्लो में है और एक सेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको कंप्लीट करने के लिए। तो शुरू कर रहे हैं। सेक्शन 65 एक प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनल के लिए, एनीवेयर, ये सेक्शन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाएगा। सबसे पहले मैंने जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो यहाँ पे कवर की है और उसको एक टेबल के अंदर समराइज़ कर दिया है। एग्ज़ाम के दिन पे लास्ट डे रिवीजन के लिए ये टेबल आपके लिए बहुत ही एक्यूरेट रहेगा, टाइम सेविंग रहेगा। ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसमें से कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करें। टेबल में से समझा देता हूँ हो क्या रहा है। अब पहली चीज़ तो आप ये समझो कि सिचुएशन है क्या। एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके उसको वेयरहाउस किया, और मैं इस कंसाइनमेंट में जो प्रोडक्ट है उसको नाम दे रहा हूँ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट मतलब जैसे रॉ मटेरियल उस सेंस में, क्योंकि वैसे ही इसको डिनोट करना ठीक रहेगा। कंपोनेंट ए के नाम से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। हमने वेयरहाउसिंग करा दिया। अब ऐसा कुछ है कि आपको ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर कुछ, या कंपोनेंट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या फिर लेबलिंग हो सकता है, या फिर पैकिंग में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। बड़ा पैकिंग है, बल्क पैकिंग से आपको सिंगल पैकिंग में कन्वर्ट करना है। एनी सच काइंड ऑफ थिंग इट इज़ टू बी डन। आपने सोचा कि अब इतने छोटे मोटे प्रोसेस के लिए मैं पहले गुड्स को क्लियर करवाऊँ, क्लियर करवा के अपने खुद के गोडाउन में लेके जाऊँ। वेयर हाउस नहीं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे। गोडाउन में लेके जाऊँ तो यहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में काफ़ी महंगा पड़ता है। और ये चीज़ आपने पर्सनली अपनी लाइफ में भी कभी एक्सपीरियंस की होगी। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने खुद भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया, और आपने भी आई एम श्योर कभी इस बारे में सुना ही होगा। अब अगर आपने एक फ्लैट परचेज़ किया, ठीक है, बिल्डिंग में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, आपने फ्लैट परचेज़ किया है। अब ये जो फ्लैट है, हम मान लेते हैं कि बिल्डिंग 11 फ्लोर्स की है। अब फ्लैट खरीदते टाइम आपने सोचा नहीं यार एकदम हाइट पे, टॉप पे लेंगे, और 11th फ्लोर पे ही आपने अपना घर खरीद लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अपना अपना प्रेफरेंस है। आपने बोला नहीं टॉप फ्लोर पे लेंगे, व्यू बड़ा अच्छा आता है और अच्छी हवा भी रहती है और बहुत बढ़िया लगता है टॉप फ्लोर पे रहना, तो हम टॉप फ्लोर पे ही घर खरीदेंगे। तो आपने ले लिया। चलो ये तो अपनी जगह अच्छा है। अब घर खरीदने के बाद फर्नीचर भी तो खरीदोगे। अच्छा, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सब चीज़ें, सोफ़ा, ये सब चीज़ें भी तो आएंगी। अब ये सब चीज़ें जब आती है ना, तो यूजुअली ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स में आपको लिफ्ट के अंदर ये प्रोडक्ट्स ले जाना अलाउ नहीं करते, बिकॉज लिफ्ट ओवरलोड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ये वो करके। सोसाइटीज़ में मेजॉरिटी केस में रूल्स होते हैं कि भाई लिफ्ट में आप गुड्स को लेके नहीं जा सकते हो, वो फिर आपको स्टेयर से लेके जाने पड़ेंगे। बोले कोई बात नहीं, जो रूल्स है सबके लिए, अपने उसको यूज़ करेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे। अब वो जो मज़दूर आते हैं ना, जो लेबर आया हुआ है, वो पहले पूछ लेता है आपको भाई कौन से माले पे घर है। आपने बोला अरे टॉप फ्लोर पे रहते हैं अपने 11 फ्लोर पे। बोले अच्छा 11 फ्लोर पे रहते हो, तो वो बोलेगा भाई मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर से 11 फ्लोर तक गुड्स को लेके जाऊँगा, तो उसमें मजदूरी भी तो ज़्यादा लगेगी, मेरी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो भाई मैं एक फ्लोर का 100 रुपये लूँगा पर फ्लोर। सामान जो भी है, सोफ़ा या वार्डरोब है या जो भी सामान है, फ्रिज है, वो चढ़ाने का 100 रुपये लेंगे। अब आप टेंशन में, बोले यार 11वें फ्लोर पे घर ले लिया, 1100 रुपये चार्ज मांग रहा है। एक्चुअली में मांगते हैं कितनी बार, वो 3-4 लोग आए हैं, बड़ा सा, मैंने मेरे घर के लिए वार्डरोब परचेज़ किया था, मुझे याद है रिसेंटली। 4 लोग आए, उसको उठा रहे हैं, क्योंकि लकड़ी का कबर्ड है, काफ़ी भारी था वो, तो पॉसिबल नहीं है कोई अकेले उठा के ले जाए, लिफ्ट में आएगा नहीं। तो 4 लोग मिलके उठा रहे हैं, तब जाके तो एक फ्लोर चढ़ाने में उनको इतनी देर लगी। अब मेरा घर जो है वो 6th फ्लोर पे, तो उन्होंने बोला कि हम 100 रुपये लेंगे एक फ्लोर का, वो भी 4 लोग हैं, तो एक एक को 25 रुपये तो मिल रहा है, तो इतनी मजदूरी आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने 600 रुपीज़ उनको पे किया। बोले चलो ठीक है। अब ये 11th फ्लोर होता, 15th फ्लोर होता, तो पता नहीं कितना ही पे करना पड़ता। तो तब आप सोचोगे कि यार इससे तो बेटर है कि फर्स्ट फ्लोर पे घर ले लिया होता, 100 रुपये में काम हो जाता। तो कितनी बार लोग एक्चुअली सोचते हैं कि भाई ज़्यादा ऊपर के फ्लोर पे लेंगे तो ये सब इश्यूज़ रेगुलर आएंगे, अगर ऐसी सब चीज़ें आपको मंगवानी है। नो डाउट ये खर्चे रोज़ रोज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग लोअर फ्लोर इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ों में कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। वैसा होता है एक्चुअली में। अब आप समझ रहे हो छोटी सी चीज़ के लिए लेबर कितना देना पड़ा, 1100 रुपये 1500 रुपये लेबर मांग रहे हैं, तो वो चार्जेस आपके जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब यही चीज़ हम जब कस्टम के गुड्स के बेसिस पे बात करें, तो आपका कंसाइनमेंट है, इतने सारे गुड्स हैं,
आपको उस पर लेबलिंग या पैकिंग चेंज करना है तो इसके लिए पहले आप क्लियर करवाओगे, अपने गोडाउन तक लाओगे, फिर वहाँ से आपको कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने होंगे तो आप वापस कस्टम पोर्ट पे ही लेके जाओगे। तो 2 बार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, 2 बार लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, मजदूरी देनी पड़ेगी। तो इसमें आपका नुकसान कितना होगा? आपने कस्टम अथॉरिटी को एक ऑफ़र किया, बोले सर एक काम करो, आपके वेयरहाउस में हमें थोड़ी सी जगह दे दो और अलाउ कर दो कि जो गुड्स हमने यहाँ पे वेयरहाउस कर रखे हैं उस पर हम ये मैन्युफैक्चरिंग लेबलिंग प्रोसेस करके उसको वहाँ से डायरेक्ट क्लियर करवा के अपने कस्टमर को ही बेच दें, तो फिर हमारा 2 बार ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग का खर्चा नहीं लगेगा, ये परमिशन हमें दे दो। वेयरहाउस वालों ने भी सोचा कि यह प्रैक्टिकल बात है, हमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए बिजनेस करना ईजी करना चाहिए, ट्रबलसम नहीं करना चाहिए। तो बोला सेक्शन 65 हम बनाएंगे और उसमें आपको ये चीज़ अलाउ करेंगे कि आप कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर अपने गुड्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर सको। हाँ, फिर आप क्लियर कराओगे तो ड्यूटी तो आपको देनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आप वहीं पे कर सको, ये फैसिलिटी दे रहे हैं। अब देखो, जो इंपोर्ट किया था वो था कंपोनेंट ए, जैसा मैंने पीछे भी लिखा था। उसको जब प्रोसेस किया, उस पर मैन्युफैक्चरिंग लेबलिंग जो भी किया आपने, उसके बाद वो एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट चेंज हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसे होता है, रॉ मटेरियल एंड आउटपुट वैसा। तो ये आउटपुट जो है वो अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट है, टैरिफ में अलग नाम से, और ड्यूटी का रेट भी अलग है। हम मान लेते हैं कि कंपोनेंट के ऊपर कुछ ड्यूटी लगती होगी। अभी मैं रेट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वो अगले सेक्शन पे चला जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि कंपोनेंट पे ड्यूटी लगती है, प्रोडक्ट पे भी ड्यूटी लगती है, ये सब चीज़ें हैं टैरिफ में। अच्छा, प्रोडक्शन करते हैं ना, तो कितनी बार प्रोडक्ट के साथ साथ स्क्रैप या फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी क्रिएट होता है, जिसको हम स्क्रैप कर देते हैं या रद्दी में दे देते हैं, लेकिन उसको भी टैरिफ एक अलग प्रोडक्ट की तरह मानता है। आपके लिए स्क्रैप है, लेकिन टैरिफ में, इंपोर्ट टैरिफ में वो एक सेपरेट प्रोडक्ट है। ये सारी स्टोरी समझ आ गई। अब सेक्शन 65 में ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का आपको करने के लिए अलाउ कर रहे हैं वेयरहाउस में, चलो आपने वेयरहाउस में प्रोसेस कर लिया, फिर जो फिनिश प्रोडक्ट बना उसका आपने किया क्या? मान लो आपने फिनिश प्रोडक्ट पूरा एक्सपोर्ट कर दिया, तो इन शॉर्ट डिपार्टमेंट को आपसे कोई ड्यूटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो अब क्वेश्चन है। तो जो भी इंपोर्ट किया था उसको मैन्युफैक्चर करके दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके पूरा आपने एक्सपोर्ट ही कर दिया, तो इंडिया में तो कुछ क्लियर हुआ ही नहीं ना। तो आइडियली इस पर ड्यूटी पे करने की कोई रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए, वो आप ध्यान रख के चलो। तो इसके साथ साथ जो इसका स्क्रैप क्रिएट हुआ था, वो स्क्रैप का अब आप कुछ भी करो, उसको एक्सपोर्ट कर दो या उसको डिस्ट्रॉय कर दो, रद्दी में दे दो, फेंक दो, कुछ भी करो, उस पर भी कोई ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है। अब देखो सेक्शन में वो जो टेबल है उसमें फर्स्ट पॉइंट देखना, फाइनल प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेड, स्क्रैप इज ईदर डिस्ट्रॉयड और एक्सपोर्टेड, नो ड्यूटी ऑन आइदर ऑफ देम। डन। दूसरी सिचुएशन, फाइनल प्रोडक्ट अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया लेकिन स्क्रैप आपने होम कंजम्पशन के लिए इंडिया में किसी को बेच दिया, तो इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ स्क्रैप पे लगेगी, मेन प्रोडक्ट पे नहीं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो चुका है। और अगर आपने फाइनल प्रोडक्ट ही होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर दिया, तो आप स्क्रैप का क्या करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे अमाउंट पे, पूरी इंपोर्ट वैल्यू पे आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। तो स्क्रैप उसमें एनीवे इंक्लूड हो गया। डन। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 65 जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आप अपने रेफरेंस के लिए ऊपर थियरी को पढ़ के टेबल से रिलेट भी कर सकते हो, जो मैंने कंसेप्ट समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। डन। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ये सर्कुलर में वही पॉइंट है, लेबलिंग, आप MRP का स्टिकर लगाना एंड ऑल, तो वो सब इसमें लिखा हुआ ही है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 66, जो अगेन इसी टॉपिक से कनेक्टेड है। अब मैं आपको वहाँ पे वो रेट लिख के दे देता हूँ जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, ये लिखा हुआ ही है। तब मैंने रेट नहीं लिखा ना ड्यूटी का, अब वो पॉइंट आएगा। कंपोनेंट ए पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है टैरिफ के हिसाब से वो 25% है, और जो अपना फिनिश प्रोडक्ट बी बना ना वेयरहाउस में प्रोसीजर करने के बाद, उसके ऊपर ड्यूटी का रेट है 15%। अब हो गया ना ट्विस्ट। अब डिपार्टमेंट जब आपका ये प्रोडक्ट बी क्लियर करेगा, वेयरहाउसिंग से क्लियर करेगा, तो ड्यूटी जो है वो कितनी लगेगी, 25% लगनी चाहिए या 15% लगनी चाहिए, ये एक कन्फ्यूजन आएगा। डिपार्टमेंट बोलेगा भाई हम तो 25% लेंगे, क्योंकि एक्चुअली में कंपोनेंट जो इंपोर्ट हुआ है वो तो ये है ना, तो इस पर तो 25% ड्यूटी है, तो गोडाउन में आपने चेंजेस किए तो हम ड्यूटी कम क्यों चार्ज करेंगे। और आप बोलोगे नहीं नहीं हमने तो क्लियर कराया, तब तो बी था ना, तो बी के ऊपर तो 15% ड्यूटी है, तो हम तो 15 ही देंगे। तो अपने लिए एज एन इम्पोर्टर तो सबसे सिंपल रास्ता है, विच एवर इज चीपर, जो सस्ता पड़ेगा हम तो वो करेंगे। बट डिपार्टमेंट को तो एक यूनिवर्सल रूल हर एक सिचुएशन के लिए बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है सेक्शन 66 का रोल, वो भी देख लो कि सेक्शन बोल क्या रहा है।
सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि हमें कुछ रूल फिक्स करना पड़ेगा और हमने कर दिया है। क्या रूल फिक्स किया? ऐसा बोला कि डिपार्टमेंट के पास या कस्टम अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगा कि वो आपको इस 25% ड्यूटी में कुछ रिलीफ, कुछ डिस्काउंट दे सके, बिकॉज आपकी बात भी गलत नहीं है और उनकी बात भी गलत नहीं है। तो एक बीच का रास्ता निकाला कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ एग्जेम्पशन या कुछ डिस्काउंट देना चाहिए तो ये दो रेट के बीच में आपसे कुछ ड्यूटी चार्ज की जा सकती है। मतलब 25% के बदले 21 चार्ज कर सकते हैं, 20 चार्ज कर सकते हैं। मिनिमम कितना चार्ज करेंगे? 15 तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। उससे नीचे जाएंगे तो चलने वाला नहीं। आप बोलोगे नहीं 15 से भी कम चार्ज करो, तो बोलेंगे अब हमें क्लियर ही नहीं करना है, गुड्स हमारे हो गए, जाओ यहाँ से। तो फिर आप ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं मांग सकते ना। तो जो एग्जेम्पशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो एग्जेम्पशन यहाँ पे कितना मिल सकता है? एनीवेयर बिटवीन दिस रेंज, 25 से वो नीचे आ सकते हैं 15 तक, या फिर उसके बीच में भी कोई रेट हो सकता है जिस पे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ऐसा एग्जेम्पशन देने का पावर या राइट सेक्शन 66 में डिपार्टमेंट के पास है। अब आप ये सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ के मेरे एग्जाम्पल से रिलेट करोगे ना, तो क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको भले यहाँ पे पॉज कर लो, सेक्शन की लैंग्वेज पहले पढ़ लो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसके साथ लिंक करो, क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मीनवाइल मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी, सेक्शन नंबर 67। ये भी एक अलग प्रोसीजर। अब देखो, अगर आप एग्जीक्यूटिव की मॉड्यूल देखोगे ना, तो उसमें एक ये रेगुलेशन जो है वो नहीं था। मैंने एग्जीक्यूटिव के नोट्स में भी ये नहीं रखा है, फाइनल में ये चीज़ मैंने इंक्लूड की हुई है, क्योंकि एक थियरी आंसर के फॉर्म में ये सेक्शन पहले पूछा हुआ है। एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स भी स्टोरी सुन लो, आपको भले डिटेल में उसको पढ़ना नहीं है चलेगा, लेकिन अगले साल फाइनल लेवल पे काम आ जाएगा, तो सीखने में कुछ नुकसान नहीं है। डन। चलो, सेक्शन 67 बात क्या कर रहा है? रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर। मैं ओवरऑल स्टोरी अगेन बता देता हूँ, फिर वो रेगुलेशन जो है वो साथ साथ में आप उसको पढ़ सकते हो। 67 में ऐसा बोला, अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, उसको वेयर हाउसिंग करवाया, और वो वेयर हाउसिंग आपने की मुंबई के पोर्ट पे, अब उन गुड्स को आप शिफ्ट करवाना चाहते हो अहमदाबाद के पोर्ट पे, है अभी भी वेयर हाउसिंग में ही, लेकिन आप उन गुड्स को मुंबई से अहमदाबाद शिफ्ट करवाना चाहते हो अंडर द वेयर हाउसिंग प्रोविजंस ओनली। तो इसका पावर सेक्शन 67 में आपको मिला है कि आप ये करवा सकते हो। और जो रेगुलेशन बोला है ना वो CBIC का, वो रेगुलेशन में ये चीज़ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होगी उसकी कुछ कंडीशंस दे रखी है। अभी मुंबई पोर्ट का कस्टोडियन ऑफिसर जो है वो आपको ये गुड्स अगर अहमदाबाद लेके जाने दे रहा है, तो उसको ये अश्योरेंस चाहिए कि बीच में, रास्ते में, इन बिटवीन गुड्स का मैनिपुलेशन नहीं होगा, इधर उधर नहीं होंगे, और पूरा कंसाइनमेंट जेन्युइन कंडीशन में ओरिजिनल गुड्स का सामने पहुंचेगा। वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो मुंबई पोर्ट का कस्टोडियन ऑफिसर क्या करेगा? आपसे इस बात के लिए एक बॉन्ड साइन कराएगा। बॉन्ड का अमाउंट ड्यूटी पेएबल के अमाउंट के बराबर होगा। आप बोलोगे सर वो सेक्शन 59 का एक अपना 3 गुना लगान जो देना था, ट्रिपल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसके ऊपर है ये या उसमें इंक्लूडेड है? तो भाई वो ट्रिपल बॉन्ड अलग है, ये वाला बॉन्ड अलग है, तो दोनों मिला के देखा जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड तो आपने फाइल किया ही होगा, ये बॉन्ड अलग से फाइल करना पड़ेगा एडिशनली। ठीक है, अच्छा, अब मुंबई पोर्ट से आपको गुड्स का क्लियरेंस मिल गया, आपने बॉन्ड फाइल कर दिया। अब अहमदाबाद पोर्ट पे जब गुड्स पहुंचेंगे तो ये बॉन्ड कैंसिल भी तो करवाना है ना। तो ये बॉन्ड कैंसिल तब होगा जब अहमदाबाद पोर्ट का कस्टोडियन ऑफिसर आपको एक NOC या एक कंसेंट लेटर साइन करके देगा एज अ रिसीविंग कॉपी या एक्नॉलेजमेंट के भाई मैंने इतने इतने गुड्स रिसीव किए। ये कॉपी लेके जानी पड़ेगी मुंबई पोर्ट, और वहाँ के कस्टोडियन ऑफिसर को दिखानी पड़ेगी एज अ प्रूफ, जिससे वेरीफाई हो जाए कि हाँ प्रोडक्ट जो है पहुँच चुके हैं, सारे गुड्स पहुँच चुके हैं अहमदाबाद पोर्ट पे या वहाँ के वेयर हाउस पे, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, सब कुछ ओके। तब जाके मुंबई वेयर हाउस का जो एक कस्टोडियन ऑफिसर है वो इस बॉन्ड को कैंसिल करने की परमिशन देगा। आया समझ में? और ये प्रोसेस करने के लिए इंपोर्टर के पास 3 महीने का टाइम है। मतलब अहमदाबाद वाले पोर्ट के वेयर हाउस के कस्टम ऑफिसर से NOC लाने के लिए 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा, उतने में आप कर लो और बॉन्ड कैंसिल करवा लो। तो ये प्रोविजंस यहाँ पे बोले हैं सेक्शन 67 के साथ रेगुलेशन में। अच्छा, यही चीज़ में एक और सिचुएशन भी बोली है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि लोकल टाउन मतलब एक ही सिटी की लिमिट में एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस गुड्स अगर शिफ्ट हो रहे हैं, सपोज मुंबई टू मुंबई ही है, वेयर हाउस चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे बॉन्ड के बदले दूसरा ऑप्शन ये है कि कस्टम्स के जो ऑफिसर होंगे, जो भी आपके पोर्ट पे वहाँ ऑफिसर इंचार्ज हैं, वो खुद वो ट्रक में या वो व्हीकल में बैठ के गुड्स के साथ साथ जाएंगे टू द अदर वेयर हाउस। तो बॉन्ड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एज अ एविडेंस या प्रूफ खुद ही बैठे हुए हैं,
चेक करने के लिए कि रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये भी सिस्टम यहाँ पे बोला हुआ है। अब आप वो रेगुलेशन पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। डन, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। एक CBEC का सर्कुलर है, वो क्या बोल रहा है। अब ये जो यहाँ पे CBEC के सर्कुलर की बात हो रही है, ये बड़ा प्रैक्टिकल सर्कुलर है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी डिपार्टमेंट को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। सर्कुलर में क्या हो रहा है थोड़ा फोकस करना, अच्छे से समझना क्या बोल रहे हैं। हमने बात की थी कि वेयरहाउसिंग जो हम करवाते हैं उसकी एक डेडलाइन होती है कि आपको उसको टाइमली क्लियर करवाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम 1 ईयर की बात कर रहे थे, तो 0 to 1 ईयर का मैं यहाँ पे ग्राफ रख लेता हूँ। आज आपने वेयरहाउसिंग कराया और 1 साल के बाद आपका वेयरहाउसिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब दिस इज़ द डेडलाइन या आप ड्यू डेट बोल सकते हो कि बाय एनी मीन्स आपको इस डेट तक तो क्लियरेंस करवाना ही पड़ेगा। अब है ना, हम इस डेट के आसपास आ चुके हैं, 2-4 दिन बचे हुए हैं, एंड आपको ये पता चला है कि जो गुड्स आपने वेयरहाउस करवाए हुए हैं उसमें अभी जो एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी है जो करंटली एप्लीकेबल है, इट इज़ 25%, ठीक है। और न्यूज़ ये है कि ये चेंज होने वाली है, अमेंड होने वाली है, और अमेंडमेंट के बाद जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 15%। ये मार्केट में न्यूज़ है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट 2-4 दिन में अनाउंसमेंट आने के चांसेस हैं। बट उससे पहले आपका वेयरहाउसिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ पे क्लियर करवा लिया तो आपको 25% ड्यूटी जैसी अभी एप्लीकेबल है वैसी देनी पड़ेगी। अब आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, बोले यार रुक जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम लास्ट डे पे क्लियर नहीं करवाते, 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की बात है। अगर ड्यूटी 25 के बदले 15 हो जाती है तो जिस दिन 15 होगी ना उस दिन क्लियर कराएंगे, तो हमें इतना फ़ायदा होगा कि थोड़ा बहुत लेट पेमेंट का चार्जेस या इंटरेस्ट देना भी पड़ा तो भी सस्ता ही पड़ने वाला है। आ रहा है समझ में? आप ऐसा स्पेक्यूलेशन कर रहे हो। अब अगर ऐसा स्पेक्यूलेशन हर कोई करने लग जाएगा तो पोर्ट मैनेज कैसे करेगा अपना सिस्टम? उनको समझ ही नहीं आएगा कि कौन कब क्लियरेंस करवाने आने वाला है ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये एक CBEC ने क्लैरिफिकेशन दे दिया सर्कुलर के थ्रू। उन्होंने बोला कि अगर आपने वेयरहाउसिंग पीरियड की लास्ट डेट तक क्लियर नहीं करवाए गुड्स और डिले कर दिया तो आप कभी भी क्लियर कराओ, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ड्यूटी का एप्लीकेबल रेट होगा वो वही लगेगा जो वेयरहाउसिंग पीरियड के आखिरी दिन पे था। मतलब इसी को रेलेवेंट डेट मान लेंगे और आगे की डेट का आपको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो अगर आप वेट कर रहे हो कि यहाँ पे 25 है, मैं रुक जाऊँ 15 हो जाए, वो 15 का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा ना। उन्होंने बोल ही दिया कि वेयरहाउसिंग पीरियड की जो आखिरी डेट है वही रेलेवेंट डेट मानी जाएगी फॉर चार्जिंग द रेट ऑफ ड्यूटी एंड द टैरिफ वैल्यू। तो आपको डिले करके कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप 25 मतलब एक साल ख़त्म होने से पहले आप क्लियर करवाना चाहो तो करवा लो। अगर आपने पहले क्लियर करवा लिया तो उस दिन को रेलेवेंट मानेंगे, और अगर आपने लास्ट डेट तक क्लियर नहीं करवाया तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट डेट को ही रेलेवेंट मानेंगे। बात वहीं अपने आप ख़त्म। क्लियर? तो ये प्रोविज़न CBEC ने यहाँ पे करके आपके स्पेक्यूलेशन की जो कोशिश थी उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। आपको कोई फ़ायदा नहीं ऐसा करने का। तो प्रैक्टिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फाइनल में ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के फॉर्म में इसको एक सम बना के पूछ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में MCQ में भी ये पॉइंट पक्का आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आया वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। वैसा डन, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन 68-69 की बात मैं कर चुका था। 70 पे चल रहे हैं। अलाउंस इन केस ऑफ वॉलेटाइल गुड्स। वॉलेटाइल गुड्स मतलब वो गुड्स हैं जिनमें क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाता है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, एसीटोन, जो अपना नेल पॉलिश का रिमूवर आता है। बचपन में आपने कभी ट्राई किया होगा, नेल पॉलिश रिमूवर की बॉटल अगर आप ओपन भूल गए ना, वो इवेपोरेट होकर ख़त्म हो जाता था, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो फर्स्ट टाइम बच्चों से ऐसा हो जाता है, जब घर में बॉटल पड़ी हो, आइडिया ना हो, ढक्कन खुला छोड़ दिया तो वो उड़ गया, पूरा इवेपोरेट हो गया। फिर जब घर में डांट पड़ती है तो याद रहता है कि इसको छेड़ना नहीं अपने को। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यहाँ पे बात की हुई है। तो इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस आ सकता है। मतलब आपने जब इंपोर्ट करवाया था तो क्वांटिटी कुछ और थी, ग्रॉस वेट। जब एक्चुअली में पोर्ट पे आया क्लियर करवाने के लिए, उसको वापस वेट किया तो उसका क्वांटिटी में कुछ रिडक्शन हो गया, नेट वेट। अब पॉइंट ये है कि जितना इवेपोरेट हो गया, ग्रॉस से नेट हो गया, तो ड्यूटी ग्रॉस पे लगेगी या नेट पे? तो ऑब्वियसली आप ड्यूटी नेट पे दोगे, बिकॉज जितना कलेक्ट किया उसी पे ड्यूटी भरेंगे ना। तो ये बेनिफिट आपको इन नोटिफाइड गुड्स में मिलता है, वोलेटाइल गुड्स में, कि अगर कुछ क्वांटिटी में वेरिएशन आ गया है तो आप रिड्यूस्ड क्वांटिटी पे ही ड्यूटी पे करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस क्वांटिटी पे आपको ड्यूटी नहीं देनी है, ठीक है। तो ये सेक्शन 70 यहाँ पे अपना कंप्लीट है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं। नेक्स्ट पार्ट, अब लास्ट ब्लॉक बचा है, बड़ा सिंपल, हार्डली 2 मिनट। सेक्शन 71 में बोला कि गुड्स को वेयरहाउस से रिमूव करने के जो प्रोसीजर्स हैं, मतलब क्लियर करवाना है,
या फिर उसको री एक्सपोर्ट करना है या फिर और कुछ है, अगर आप वो प्रोसीजर्स फॉलो करते हो तो एक वैलिड रिमूवल ऑफ गुड्स माना जाएगा। अदरवाइज अगर आपने उसको किसी गलत तरीके से क्लियर करने की कोशिश की जो सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है या मेंशन नहीं है, अलाउड नहीं है, तो हम बोलेंगे गुड्स विच आर इम्प्रॉपरली रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस। अब ये सेक्शन 72 बड़ा बेसिक सेक्शन है, MCQ में उतना मैटर नहीं करता, लेकिन थियरी पेपर में जब उनको थियरी आंसर्स पूछने होते हैं फाइनल में तो ये सेक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। आप सोचोगे इतना बेसिक सेक्शन पूछते होंगे, बट पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने क्या अंदर की लैंग्वेज नहीं पढ़ी होती तो तब पॉइंट स्ट्राइक नहीं होते। अब अंदर की आप लैंग्वेज देखो, मैंने जितने भी सेक्शन आपको पीछे पढ़ा है, सेक्शन 71 की भी ऊपर बात की, 61 हमने पढ़ लिया, 59 हमने पढ़ लिया, वही सारे सेक्शंस को रेफर किया है जो पीछे डिस्कस हो चुके हैं, नथिंग न्यू। लेकिन सेक्शन 72 आपको एक शॉर्ट नोट की तरह एग्जाम में पूछेंगे तो वहाँ पे काम आ सकता है। तो आप लैंग्वेज पढ़ लो, कुछ नहीं समझ आया तो ऑब्वियसली पूछ सकते हो, बट नए पॉइंट्स है नहीं, इसलिए अगेन मैं लाइन टू लाइन उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ रहे हैं। 73 ये बात भी हो चुकी है, वो नहीं था वेयर हाउसिंग बॉन्ड, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, जहाँ पे जो बॉन्ड आपने फाइल किया था उसको कैंसिल करवाया जाएगा। तो ये कैंसिलेशन की बात यहाँ पे 73 में उन्होंने की, वही बॉन्ड की जो आपने 59 में इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के नाम से फाइल किया था। ये कब होगा? जब आप ड्यूटी पे करके गुड्स क्लियर करवा लोगे और अब बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। डन। 73A कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स। यहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं बोला, यहाँ सिंपली इतना बता रहे हैं कि जो भी वेयरहाउस्ड गुड्स हैं उनकी कस्टडी उन्हीं वेयरहाउस में रखनी चाहिए जो लाइसेंस्ड वेयरहाउस हैं, जब तक उसका रिमूवल नहीं हो जाता। और रिमूवल जब होगा तो या तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो या फिर उसको री एक्सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, वॉट एवर इट इज़, लेकिन जो भी होगा वो प्रॉपर सिस्टम से और ड्यूटी पेमेंट के साथ होना चाहिए, नहीं तो फिर वो सेक्शन 71 और 72 वाली कंडीशन आ जाएगी और इम्प्रॉपर रिमूवल मान लिया जाएगा। जो वेयरहाउस का कस्टोडियन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी सरकार का जो भी रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको सेटल करने की। डन। तो इसके साथ आपका वेयरहाउसिंग प्रोविज़न का जो पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसकी थियरी पढ़ के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आज का सेशन अपने यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।